हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन एट टाइम ऑफ मराठास इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, डायरेक्ट, क्या मैं सबको डिवाइड कर रहा हूँ, डायरेक्ट मराठा रूल के टाइम पे क्या क्या पोजीशंस हुआ करते थे, फिर सूबा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम क्या होते थे, जब ब्रिटिश के अंडर मराठा थे, और जब री मराठा रूल आएगा तब इन सब चीजों को हम लोग एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आई हैव लेफ्ट अ टॉपिक, री मराठा रूल रुका हुआ है ना, बचा हुआ है, तो इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको करेंगे अपन लोग। तो री भोसले रूल बचा हुआ है, री भोसले रूल, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो री भोसले जो रूल रहता है आपका, मतलब कि आपके जो मराठास होते हैं वो फिर से आपके पावर में आ जाते हैं एडल्ट होने के बाद, जो किंग रहते हैं आपके रघुजी थर्ड के। तो ये टाइम रहता है आपका 1830 टू 1845। इस टाइम पे मराठास का वापिस से रूल हमको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। तो री मराठा रूल जो है इट रेफर्स टू द पीरियड जब नागपुर और उसके सब ऑर्डिनेट टेरिटरीज इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली रघुजी थ्री के हैंड पे वापस चला जाता है। तो जो सूबा एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स सेड दैट कि जब तक ये एडल्ट नहीं होंगे तब तक द मराठास विल रूल अंडर द नेम ऑफ ब्रिटिशर्स। आफ्टर दैट जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो फिर वापस पूरा का पूरा एंग्लो मराठा वॉर ट्रीटी होती है एक 1818 की, उसी के अंडर ये क्या किया जाता है, इनको 1830 में पूरा का पूरा दे दिया जाता है। इसके बाद नॉमिनली भोसले रूल के अंडर होने के बावजूद ब्रिटिश इंफ्लुएंस उनके रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन के थ्रू बना हुआ था। मतलब आपके जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे वो हमेशा, भले ही ये रूल खत्म हो गया था बट ब्रिटिशर्स उनको यहाँ रख के चले गए थे। आपको ये समझना है कि ये एरा सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रिवॉल्ट्स और सोशल पॉलिटिकल चेंजेस के लिए जाना जाता है। काफी इवोल्यूशन हुआ यहाँ पे, रिवॉल्ट्स हुए, सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस हुए। इस पीरियड में जो भोसले रूलर थे उन्होंने ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करने की अपनी बहुत कोशिश की, जैसे वो ट्रीटी में दिया गया था। जबकि ब्रिटिश ने ये एंश्योर कर रखा था कि आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, बट देयर वर सम ऑफ द इश्यूज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो जब 1830 का टाइम आता है तो क्या होता है, आपका ट्रांसफर ऑफ पावर। एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, आपको याद होगा मैंने बताया था, जिसमें अप्पा अप्पा साहब वाला जो सिस्टम हुआ था, अप्पा साहब और आपके बाजीराव टू और पिंडारीज वर्सेस जैनकिन वाला। उसके बाद ये 1818 में ट्रीटी हो जाती है, और इस ट्रीटी के टाइम पे आपको मैंने बताया था ब्रिटिश ने नागपुर किंगडम इंक्लूडिंग द छत्तीसगढ़ पर टेम्पररी कंट्रोल ले लिया था विद द सब्सिडियरी दैट सूबा सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम। तो 6 जून 1830, ये आपको डेट पता होना चाहिए, को रघु जी थ्री क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। अब वो मैच्योरिटी अचीव कर लेते हैं, तो मैच्योरिटी अचीव करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली उनको वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है इज्जत से। इससे पहले 1826 में नागपुर रीजन में रघु जी थर्ड को ट्रायल बेसिस पे, मैंने बताया था आपको, हैंड ओवर किया गया था नागपुर का, बट छत्तीसगढ़ उस टाइम नहीं दिया गया था। तो अब 6 जून 1830 डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे इनको पूरा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस टाइम कौन रहते हैं वहां पे, जो आपके ब्रिटिश रेसिडेंट, तो ब्रिटिश रेसिडेंट होते हैं इस पर्टिकुलर टाइम, मैंने सुबह कहीं बोला होगा तो रेसिडेंट है, सॉरी, ब्रिटिश रेसिडेंट वाला टाइम रहता है। तो ब्रिटिश रेसिडेंट कौन रहते हैं इस टाइम पे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो कैप्टन क्रॉफोर्ड रहते हैं ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट, और ब्रिटिश रेसिडेंट होते हैं नागपुर में विल्डर। तो विल्डर, और आपको ये दो नाम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो इन्होंने, जो आपके क्रैफोर्ड हैं, उन्होंने ऑफिशियली छत्तीसगढ़ के रूल को, जो रूल है उसको कृष्णराव अप्पा को ट्रांसफर कर दिया, जो एक भोसले रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नेंस के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे, जैसे जिलेदार थे, सूबेदार थे, इन सबको टेम्पररी चेंज कर दिया गया इनके द्वारा, क्या है, मराठास के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक टाइम आता है जिसमें हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर रघु जी
थ्री। तो रघु जी थ्री जो थे उन्होंने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम अडॉप्ट किया। क्या किया? डिस्ट्रिक्ट बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, ये रघु जी थ्री ने आते साथ इसको अडॉप्ट किया। रायपुर को जिलेदार के लिए हेडक्वार्टर बना दिया। एक जिलेदार, हर जिले में एक जिलेदार होगा और रायपुर उसका हेडक्वार्टर होगा। तो 1830 1830 से 1854 तक 8 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जिलेदार को छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करने के लिए रघु जी थ्री ने अपॉइंट किया। कितनों को? 8 को। ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का प्राइमरी रोल होता था, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी गवर्नेंस डिटेल्स डायरेक्टली किंग को रिपोर्ट करना कि गवर्नेंस कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके राजा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, जैसे कृष्णराव अप्पा थे। ही वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इनका बहुत क्रूशियल रोल था गवर्नेंस में। वैसे ही अमृत राव थे, ही सी थ्रू द लॉ एंड ऑर्डर थिंग्स। वैसे ही सदरुद्दीन थे, सदरुद्दीन रेवेन्यू कलेक्शन में काम करते थे। दुर्गा प्रसाद टैक्स कलेक्शन पे काम करते थे। इसके साथ साथ सखाराम बापू थे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए। दिस इज हाउ इट टुक, हम लिखाएंगे इसको। नाउ द नेक्स्ट इज मराठा रूल बिफोर एंड आफ्टर 1830 कैसा रहता है। तो बिफोर 1830 डायरेक्ट मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, लोकल ऑफिशियल्स वर ऑफन एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, हैवी टैक्सेशन लगाया जाता था। बट आफ्टर 1830 जब वो वापस से मराठास का रूल आता है, तो मराठा ऑफिशियल्स अब लोगों को मतलब बहुत हार्श उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते थे। ये आपको समझना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे ब्रिटिश रेसिडेंसी को अकाउंटेबल माना जाता था, तो ब्रिटिशर्स का एक प्रेशर रहता था उनके ऊपर। ठीक है, और उस टाइम ऐसा भी था ना कि जो आपके ऑफिशियल्स थे, अगर कोई दिक्कत करते थे तो ब्रिटिश की भी गवर्नमेंट थी वहां पे, तो ब्रिटिशर्स के ऊपर कंप्लेन कर देते थे कि मराठास हमारे ऊपर बहुत हार्श टैक्स लगा रहे हैं। तो एक प्रेशर बना हुआ रहता था। इन्हीं के टाइम देयर वाज अ रिवॉल्ट ऑफ अ गोंड जमींदार ऑफ धमदा। 1830 में गोंड जमींदार होते हैं वो धमदा के रिवॉल्ट कर जाते हैं। जो रघु जी थ्री जो हैं वो जैसे ही पावर पे आते हैं तो कुछ लोकल जमींदार को समझ नहीं आता है क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहा है। तो 1830 का टाइम रहता है। धमदा के लोकल जो गोंड रहते हैं, गोंड वहां पे राजा रहते हैं, उन्होंने भोसले रूल के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया उस टाइम पे। रोल ऑफ जमींदार उस पर्टिकुलर टाइम में रोल ऑफ जिलेदार कृष्णराव अप्पा वाज वेरी इंपॉर्टेंट। रिबेलियन की खबर मिलने पर कृष्णराव अप्पा ने क्या किया, सोल्जर्स और अच्छे खासे बंदूक वाले पूरे सेना वेना को लेके गए और रिवॉल्ट को तुरंत 10 मिनट में सप्रेस कराया वहां से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, स्पेशली मैं अलग से नोट बता रहा हूँ आप लोग को, कि ब्रिटिश और भोसले जिलेदार ने रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए साथ मिलकर काम किया था। मतलब ब्रिटिशर्स और भोसले दोनों ने मिलकर ये काम किया था, जो आपको कंटिन्यूड एक ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस दिखा रहा है 1830 के बाद भी इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। इसी पर्टिकुलर टाइम में 1830 के टाइम में राजा राम मोहन रॉय ने पूरे देश में 1829 में सती को बैन करवाया था। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी सती, दैट इज विडो जो होती है किसी की, वो सती हो जाती थी। वो छत्तीसगढ़ में बहुत प्रिवलेंट था, हमने देखा काशाबाई ने किया, उमाबाई ने किया, राजाओं की वाइफ्स कर रही थी विडोज ये चीजों को। तो 1831 में नागपुर के ब्रिटिश रेसिडेंट ने रघु जी थ्री को छत्तीसगढ़ में सती प्रैक्टिस को अबॉलिश करने का ऑर्डर दिया और उन्होंने इसको कर दिया था। तो आउटकम क्या था, ऑर्डर फॉलो करते हुए रघु जी ने ऑफिशियली, आपको पता होना चाहिए 1831 में छत्तीसगढ़ में सती बैन हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सती को बैन किया, अलाइनिंग विद द ब्रिटिश लॉ पास्ड इन 1829 विद द फोर्सफुल एंड अ वेरी गुड हेल्प विद ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो ये आपको पता होना चाहिए 1829 में हमारे देश में, 1831 में हमारे छत्तीसगढ़ में रघु जी थर्ड ने उसको बैन करवाया था। ठीक है, अब बरगद के एक जमींदार थे, बरगद एक जगह है, बरगद के जमींदार ने 1833 से लेके 1845 तक पूरा क्या किया, रिवॉल्ट करते रहे। तो बरगद के जमींदार, जो रायगढ़ बॉर्डर के आसपास पड़ता है ये इलाका, आपको पता होना चाहिए, बरगद जो बोल रहा हूं मैं जमींदारी है वो रायगढ़ के पास में पड़ता है। 1833 में जमींदार थे वहां पे उस टाइम पे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। और उनके बेटे हुआ करते थे बलराम सिंह। उन्होंने भोसले रूल के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। ये बरगद के जमींदार के बेटे और बाप ने, दोनों ने। ब्रिटिश ने रायगढ़ के उस टाइम रूलर हुआ करते थे देवनाथ सिंह,
देवनाथ सिंह को उन्होंने बोला, रिबेलियन सप्रेस करने का ऑर्डर दे दिया कि भैया आपके पास देखो एक जमींदारी है, बरगद जमींदारी, वहां पे दो बाप बेटे हैं, वो बहुत रिवॉल्ट कर रहे हैं भोसले के खिलाफ। ब्रिटिशर ने फोन किया, वैसे बता रहा हूँ, ब्रिटिशर्स ने वहां ऑर्डर दिया कि रायगढ़ के भैया आप देखो, जो रायगढ़ के राजा हो दुलार सिंह जी, सॉरी देवनाथ सिंह जी, आप थोड़ा देखिए आपके इलाके में हो क्या रहा है, सप्रेस करिए। तो अजीत सिंह को कैप्चर करके रांची में इंप्रिजन कर दिया गया, जहां उन्होंने सुसाइड कर लिया था फिर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बरगद की जमींदारी को ऐसा खत्म किया गया था। 1845 में बलराम सिंह को 10 विलेज इंक्लूडिंग माल खरोदा ग्रांट किया गया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में जाके रिजॉल्व हुई। स्टार्टिंग में उसके पापा को क्या किए, रांची लेके गए, वहां उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके बाद उनके बेटे ने रिवॉल्ट करते रहे बलराम सिंह, बट उनको शांत भी तो करना था, तो उनको शांत कैसे करते? उनको शांत करने का इजीएस्ट तरीका इनको दिखा, दे दो भैया 10 गांव, थोड़ा पैसा वैसा माल खरोदा दे दो इनको, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे एक और रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्ट ऑफ तारापुर, और ये तारापुर का रिवॉल्ट और मेरिया रिबेलियन, ये दो होगा। इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम छत्तीसगढ़ का एक अलग से एंड पे टॉपिक करेंगे, ट्राइबल रेबेलियंस, उसमें मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, ट्राइबल रिबेलियंस एक टॉपिक ही करना है हमको, तब उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि रिवॉल्ट ऑफ तारापुर जो है 1824 से 54 होता है, और रिवॉल्ट ऑफ मैरिया रिबेलियन होता है 1842 से 63, ये दोनों इन्हीं के टाइम पे हुआ था। फिर जो होता है क्या, देयर केम्स द डेथ ऑफ रघुजी 3। टाइम रहता है आपका दिसंबर 1853 का, 11 दिसंबर 1853, वो चाइल्डलेस ही मर जाते हैं। उनकी डेथ के बाद आपको पता होगा 1857 का सिपाही म्यूटिनी वॉर हुआ था, झांसी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना फडणवीस, बेगम हजरत महल, ये सब इंटरनेशनल नाम है हमारे उस वॉर में। और सबका रीजन क्या था, सब्सिडियरी अलायंस। ब्रिटिशर्स का कहना था अगर किसी राजघराने में उनका खुद का कोई बेटा नहीं है, हायर नहीं है, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते चाचा भतीजा को, वो पूरा साम्राज्य ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हो रघुजी 3 के पास क्या हुआ, रघुजी 3 का कोई हायर नहीं था, खुद का बेटा नहीं था उनका, चाइल्डलेस ही मर गए वो। तो अब क्या हुआ, सब्सिडियरी अलायंस, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो, सब्सिडियरी अलायंस में बोल रहा हूँ, गलत हो जाएगा ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। अब ये सब चीजें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत होती थी। ठीक है, कि आपका कोई बेटा नहीं है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगता था, और ब्रिटिश ने ये पॉलिसी बहुत जोरों शोरों से करी हुई थी वहां पे। तो वैसे ही वहां पे नागपुर को ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेते हैं। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ छत्तीसगढ़ एंड नागपुर में भोसले के रूल का अंत हो जाता है। दिस इज द री भोसले रूल। इसको लिख लीजिए कुछ लाइंस में, आप लिखिए री भोसले रूल 1830-85 के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन of Nagpur and Chhattisgarh officially handed back to Raghuji III, ब्रैकेट में लिखिए 1830, कॉमा, British influence persisted through residents। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, as per Anglo-Maratha Treaty of 1818, 1818, on June 6, 1830, administration was officially transferred back to Raghuji III. In 1826, Nagpur region was given to Raghuji III on trial basis, ब्रैकेट में लिखिए, अंडर ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट सैंडिस, उनके टाइम हुआ था ये। क्योंकि ये कंफ्यूजन क्या आएगा आपको, जो 6 जून 1830 वाला है वो क्रॉफोर्ड के टाइम पे हुआ, और ये जो 26 में इनको दिया गया था ना नागपुर को रूल करने का, वो दिया गया था सैंडिस के टाइम पे, सुपरिटेंडेंट के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन जून 6, 1830, कैप्टन क्रॉफोर्ड, CRAWFORD, फॉर्मली ट्रांसफर्ड छत्तीसगढ़ रूल टू कृष्णराव अप्पा, ब्रैकेट में लिखिए भोसले रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म इंस्टेड ऑफ सूबेदार इंट्रोड्यूस्ड, और डबल कोट कॉमा में लिखिएगा जिलेदार, ZILADAR। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he adopted district based governance and Raipur was chosen as Ziledar's headquarter, full stop। total of 8 district collector, ब्रैकेट में जिलेदार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता था,
ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ब्रैकेट में जिलेदार ब्रैकेट क्लोज अपॉइंटेड बिटवीन 1830 to 1854 comma their primary duty was to report governance directly to the king. नेक्स्ट ना ब्रैकेट में लिखना, कुछ दो लोगों का नाम लिखा रहा हूं, वो लिख लिया क्वेश्चन में आता है। कृष्ण राव अप्पा, KRISHNARAO APPA, और उसमें लिखिए डैश करके फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब फर्स्ट जिलेदार कहीं पूछता है तो यही थे कृष्ण राव अप्पा। और लास्ट का लिख लो नाम, गोपाल राव, लास्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यही हैंड ओवर करते हैं ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो पहला और आखिरी आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिवॉल्ट ऑफ गोंड जमींदार ऑफ धमदा ब्रैकेट में 1830 डैश करके लिखना, अगेंस्ट भोसले रूलर्स कॉमा जिलेदार कृष्ण राव अप्पा कॉमा सप्रेस्ड इट विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट लिखिए, British resident ordered Raghuji III to ban sati in Chhattisgarh in 1831. नेक्स्ट लिखिए, रिवॉल्ट ऑफ बरगद जमींदार BARGAD जमींदार 1833 to 1845 लिखिए इसमें डैश करके, जमींदार अजीत सिंह एंड हिज सन बलराम सिंह रिवॉल्टेड अगेंस्ट भोसलेज कॉमा ब्रिटिश रेसिडेंट ऑर्डर्ड रायगढ़ रूलर देवनाथ सिंह टू सप्रेस। thereafter Ajit Singh was captured and sent to Ranchi where he committed suicide. Full stop. In 1845, to end the conflict, 10 villages including Malkharoda MALKHARODA was given to Balram Singh. ठीक है। और यहां नेक्स्ट और लिख लो, रिवॉल्ट ऑफ तारापुर लिखना 1842 to 1854, और नीचे एक और पॉइंट लिखना मेरिया MERIA रिबेलियन 1842 to 63, और इसको हम लोग करेंगे ट्राइबल में, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट लिखो, रघुजी III डाइड चाइल्डलेस इन 1853। thereafter with the policy of doctrine of lapse ब्रिटिश annexed ANNEXED नागपुर ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, एंड दिस मार्क्ड द एंड ऑफ भोसले रूल इन छत्तीसगढ़ एंड नागपुर। दिस इज व्हाट इट इज। ये खत्म हो गया छत्तीसगढ़ में पूरा भोसले का रूल। अब हम लोग जो टॉपिक मैंने आज स्टार्टिंग में बोल भले दिया, मैं पढ़ा नहीं पाया, मेरे दिमाग में अचानक आया, मैंने भोसले रूल नहीं पढ़ाया है, पहले मेरे को लगा था taught you all guys yesterday. It was planned, but because the class was going थोड़ा सा large, that's why I might have skipped in yesterday's class. But अब तो हो गया, अगर नहीं हुआ होता तो फिर इसी में होने लगता बच्चों का, स्टूडेंट्स का, सबका, सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं, एक टॉपिक छूटता नहीं है, एंड इट्स गुड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत करते हैं, अगर टॉपिक छूटता है तो आपको बताना है, उसी से तो हमको याद आएगा ना कि हाँ टॉपिक छूट गया, उसको फिर से पढ़ाना पड़ जाएगा, पढ़ाना पड़ेगा तो पड़ेगा उसमें। और ये अच्छी चीज है कि स्टूडेंट्स आर प्रोएक्टिव। काफी स्टूडेंट्स मेरे को फोन करके बोलते हैं सर ये वाला टॉपिक छोटा सा छूट गया, उसमें ये वाला टॉपिक या तो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं कहीं नहीं बताया होता हूँ, रीजन होता है, या कभी सही में होता है छूट जाता है, ठीक है। तो यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। चलो, तो आप पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ मराठाज इन छत्तीसगढ़। तो हमने सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मराठा रूल के टाइम क्या रहता है। ये मैं जैसे लिखा रहा हूं वैसे ही लिखना, ऐसे ही याद होगा, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम क्या होगा,
और री मराठा रूल के टाइम क्या होगा। इतने ही पार्ट में हमने पढ़ा है। तो डायरेक्ट मराठा रूल में किंग रहते हैं आपके बिंबाजी, रहते हैं रतनपुर में। यहीं रहते थे हेड जो रहता था या किंग, जिसको राजा बोलते थे। ठीक। इसके बाद ये गढ़ सिस्टम में डिवाइडेड था, जो 18 गढ़ थे शिवनाथ के नॉर्थ और साउथ में। ठीक है। और इसमें इस हर एक गढ़ में एक दीवान रहता था एज अ हेड। तो टोटल कितने हो गए, 36 दीवान होते थे। फिर याद रखना, ये दीवान का पोस्ट गढ़ में था, राजा का पोस्ट रतनपुर में, डायरेक्ट मराठा रूल में था। और गांव इसके नीचे, गढ़ के नीचे गांव आते थे, और गांव के हेड होते थे गौटिया। ठीक। तो क्या क्या बता दिया मैंने। डायरेक्ट मराठा रूल में रतनपुर में राजा रहते थे, गढ़ सिस्टम में डिवाइडेड था, टोटल 36 गढ़ थे, 18 ऊपर 18 नीचे, और 36 दीवान थे उनको हेड करने के लिए। उनके नीचे गांव थे और गांव को गौटिया हेड करते थे। सूबा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने देखा सूबेदार थे, है ना, सूबेदार। और ये डिवाइडेड था सूबा में। सूबा जो होता था प्रांत, और हर प्रांत का एक सूबेदार, पूरे प्रांत का मतलब एक सूबेदार होता था। और इसका काम क्या था, नागपुर में बैठे मराठा को हर चीज उसके अंडर काम करना, पूरा रूल करना इस जगह को। और जब सूबा सिस्टम था तो ये गढ़ सिस्टम को हटा के परगना सिस्टम ला दिया गया था। मैंने बता दिया इसको, परगना सिस्टम। और परगना टोटल लाए गए थे स्टार्टिंग में, 27 परगना बनाए गए थे सूबेदारों के टाइम पे। और हर एक परगना में जो हेड हुआ करता था हर परगना का, उसका नाम था कामविसदार। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 50 बार और आएगा ये क्वेश्चन। तो टोटल कितने कामविसदार थे सुबह टाइम में, अगर ये पूछ दिया तो 27 परगना थे, तो 27 कामविसदार थे। और इनके नीचे यहाँ पे तो गांव ही रहता था आखिर में, और यहाँ का हेड गोटिया ही रहता था। अब ब्रिटिश के टाइम पे हमने देखा सुपरिटेंडेंट सिस्टम आ गया, सुपरिटेंडेंट सिस्टम। ठीक है ना। इसके बाद जो प्रांत था वहां पे ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट बैठता था। इसको पूरा फुल में लिखना, बीएस लिखा हूं मैं। प्रांत को हेड करता था, पूरे एरिया को, प्रांत मतलब राज्य पूरा छत्तीसगढ़, उस पे हेड करते थे ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट। इनके अंडर परगना होते थे, और मैंने बताया था आपको टोटल स्टार्टिंग में 8 परगना बने, और एक और परगना बालोद को ऐड करके टोटल 9 परगना इनके टाइम पे बन गए थे। तो टोटल परगना 9 हुआ करते थे इनके टाइम पे। और परगना को भी हेड यही कामविसदार ही करता था। तो जो परगना जो था, बस ये है कि कम हो गया था इस टाइम पे, कामविसदार। तो 9 कामविसदार हुआ करते थे ब्रिटिशर के टाइम पे, सूबा के टाइम पे 27 कामविसदार। और आखिर में फिर से गांव, और गांव को हेड करता था गौटिया। आखिरी में री मराठा रूल में हमने देखा जिलेदारी सिस्टम। तो जिलेदार हुआ करते थे, जिले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको मैंने बोला, आपका अभी जस्ट पढ़ा हमने। जिला हुआ करता था, और जिला जो होता है जिसको प्रांत बोलते थे, उसमें हर जिला में एक जिलेदार होता था, ZILEDAR। और इनके अंदर परगना होते थे, और परगना का हेड करते थे कौन, कामविसदार। जिला पूरे प्रांत को बोलते थे इस टाइम पे, और एक जिलेदार होता था, और उसके अंडर परगना, परगना में कामविसदार, और आखिर में गांव। गांव इज कांस्टेंट, देख रहे हो ना आप लोग, गांव का जो लीडर है वो कभी चेंज नहीं हुआ, गौटिया। तो ये आपके स्क्रीन पे एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इसको आप ऐसे के ऐसे ही सेम बना लेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चीफ ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए चीफ, चीफ नहीं है, चीफ है ना, ऑफिसर ऑफ मराठा गवर्नमेंट। Now you guys are somewhere around the mid of your journey in preparation, and I think so you have covered a pretty much good amount of syllabus. तो आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। मतलब नाउ वी आर लेफ्ट ओवर विद थोड़ा सा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बहुत सारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश जो नेशनल वॉर है, और उसके बाद एक पंचायती राज, इस पर्टिकुलर जीएस, TGGS के टॉपिक पे। तो आपको ये समझना है कि अब रिवीजन का जो मेन, जो मैं हमेशा बोलता रहा ना, पहले से नोट्स अच्छा तैयार हो गया है, पीडीएफ आपको एकदम स्टेट ऑफ आर्ट पीडीएफ हमने बना के दे दिए हैं। अब मेन आपका काम है इसमें अब रिवाइज करना। क्लासेस हो गई हैं, नोट्स बन गए हैं, पीडीएफ अवेलेबल है। मेरी बात मानो, 3 रिवीजन का ठान लो, एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को बहुत रियलिस्टिक बनाना। डोंट प्रोकास्टिनेट कि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
मेहनत करना पड़ेगा तो ही सब होगा, नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा। किसी को सपने में कुछ नहीं आता कि आपके पास पुस्तक पड़ी है, पुस्तक मैं पूरे घर में भर लूं अपने और उससे मेरे को नॉलेज आ जाएगा, इससे नहीं होता है। क्लास कर लिया हूं, मेरे को नॉलेज है, हाँ आपको नॉलेज है, बट एग्जाम को फाइट करने के लिए इस क्लास के नोट्स को आपको दिमाग के अंदर एकदम डीप में बैठाना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है, दुनिया में दूसरा कोई तरीका आज तक निकल ही नहीं पाया है, चाहे कुछ कर लो, वो है रिविजन। If everybody who have been in this preparation are saying कि revision is important, the people who have cracked this exam always says in their interview कि revision is important. There might be something कि revision is important, आपको ये समझना होगा कि notes preparation से दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट्स बनाने के बाद होता है आपका रिवीजन, और वो आप करते रहोगे। और फिर पीवाई क्यूज, और पीवाई क्यूज का टेंशन मत लो, पीवाई क्यूज का हमारा पूरा प्लान है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपको कम से कम 70-60 क्लासेस यूट्यूब पे मिलने वाली हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए पीवाई क्यूज हम डेवलप कर रहे हैं, जो आपके लिए क्या रहेगा, पीवाई क्यूज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू सेशन रहेगा। वॉच दोज, खत्म है वहां से आपका, उसके पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड होंगे ही होंगे, एंड इट विल बी अ केक वॉक आपके लिए कोई भी एग्जामिनेशन को फिर क्रैक करना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज, यू आर वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं बता रहा हूं। तो चीफ ऑफिसर्स क्या होते थे आपके मराठा के गवर्नेंस के टाइम पे, तो मराठा के गवर्नेंस के टाइम पे राज्य जो होता था, यानी जो आपका प्रांत होता था, पूरा जो स्टेट होता था, उसमें कौन से ऑफिसर्स थे, जो अलग अलग परगना होते थे, जो हमने देखा जो 27 परगना और 9 परगना, उसमें कौन होता था, और एक हमने एक लेवल देखा गांव। तो ये देखते हैं एक एक करके। तो राज्य जो होता है सबसे बड़ा लेवल, उसमें हमने क्या क्या देखा, अभी हमने बात की, सूबेदार हुआ करते थे, जिलेदार हुआ करते थे, फिर फडनवीस हुआ करते थे, ये एक नया नाम आया, और एक आपको नाम मिलेगा पोटादार, पोटदार। ये सब लिखेंगे हम लोग, इन लोग का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखाऊंगा, टेंशन ना लो, क्वेश्चन पूछता है। परगना में हमने देखा हर परगना को एक हेड करने वाला कामविजदार होता था, कामविजदार के साथ फडनवीस होते थे यहाँ, पोटदार होते थे यहाँ, बरार पांडे एक पोस्ट हुआ करता था, अमीन हुआ करते थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, पांड्या हुआ करते थे, और माल छपरीज हुआ करते थे। इसी टाइप से गांव में आपके होते थे गोटिया, पटेल, चौहान और कोतवाल। कोतवाल तो आज भी आपको सुनने को मिल जाता है। तो ये आपके इतने लीडर हुआ करते थे, कहां कहां होते थे स्पेसिफिकली मैंने आपको यहां बता दिया है। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन क्या क्या काम था। सबसे पहला लिखोगे फडनवीस, फडनवीस में आगे लिखो डैश करके, फडनवीस वर्क ऑन बोथ राज्य एंड परगना। देखो दोनों जगह नाम दिख रहा है इनका, फडनवीस आपको राज्य में भी काम करते दिख रहे हैं, फडनवीस आपको परगना में भी। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर कि राज्य और परगना दोनों में काम करते थे तो क्या, यस। ठीक है, और उसका काम क्या होता था, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, ही कीप्स अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। इनका काम था कि कितना पैसा आया और कितना यहां से खर्चा हुआ, उसका लेखा जोखा रखना। तो किसका काम था, ये फडनवीस का काम था। ठीक है, नेक्स्ट इज पोर्टदार। तो पोर्टदार भी एक ऐसा पोस्ट है जो दोनों में दिख रहा है हम लोग को, तो इसमें भी लिख लीजिए, पोर्टदार वर्क्स ऑन बोथ राज्य एंड परगना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही रिकॉर्ड्स द अमाउंट डिपॉजिटेड and withdrawn in by from treasury। ठीक है, मतलब ये ट्रेजरी ऑफिसर हुआ करते थे। यहां पे ये इनकम और एक्सपेंडिचर को बस देखते थे, यहाँ ये कितना पैसा आ रहा है, बैंक में जो आपका चेकियर होता है ना, ये है ऐसे टाइप का, मानो चलो आप रेवेन्यू ऑफिसर टाइप का, ट्रेजरी ऑफिसर, कितना कौन पैसा लाया, कहां से कौन से इलाका, कौन से परगना से कितना पैसा आया, और कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, और कितना पैसा राज्य में निकाला गया किंग के द्वारा, वो सबका पोर्टदार रखते थे लेखा जोखा। नेक्स्ट मैंने लिखाया आपको बरार पांडे, और ये बरार पांडे आपको सिर्फ और सिर्फ परगना में देखने को मिलते हैं, ओनली ऑन परगना। एंड इनका काम था सर्वे करना विलेज में, सर्वे विलेज एज पर
देखिए एज पर नॉलेज ऑफ लगान, जितना परसेंटेज ऑफ लगान होता था, ही वॉज द वन हु डिसाइड्स, ब्रैकेट में लिख लो, ही यूज्ड टू डिसाइड रेवेन्यू ऑफ एवरी विलेज। ये क्या करते थे, बरार पांडे हर विलेज में जाते थे, देखते थे कैसा उसमें खेती हुई, कैसा पानी गिरा, नहर क्या, अमकड़ अमका सब, और ये डिसाइड करते थे कि यहाँ के 1 एकड़ में इतना लगान रहेगा, यहाँ इतना लगान रहेगा। तो ये इनका काम था बरार पांडे का। नेक्स्ट हमने एक पोस्ट लिखा है चौथा, बड़कर। बड़कर का पोस्ट भी सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ देखने को मिलता है, ओनली ऑन परगना हमको देखने को मिलता है। इनका काम था, एक्चुअल में इनका काम हुआ करता था कि उनको देखना था फर्स्ट स्टेटस ऑफ परगना, कैसा चल रहा है परगना का स्टेटस, और देखते थे ये एग्रीकल्चर आउटपुट कैसा है वहां से, और इन दोनों का लेखा जोखा रिपोर्ट जाके दे देते थे कामवेजदार को। साथ में लगान के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उनका भी ये काम करते थे। तो एक हिसाब से देखोगे आप, बरार पांडे और इनका काम एक ही टाइप का ही, थोड़ा सा रिलेटेड ही था। अगर आपको मैं यहाँ पे नोट करके लिखो तो यार एक चीज को, जी व्यापम और पीएससी ऐसी लेता, लिखिए इफ बरार पांडे इन ऑप्शन टेक लगान रिलेटेड डॉक्यूमेंट बाय हिम, ठीक है, एंड इफ नॉट देन टेक बड़कर। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि लगान रिलेटेड डॉक्यूमेंट कौन बनाता था, लगान रिलेटेड डॉक्यूमेंट कौन इशू करता था, अगर बड़कर भी है क्वेश्चन में आंसर में, और आपको बरार पांडे भी है, बरार पांडे, तो आप बरार पांडे को नहीं लेंगे, आप बड़कर को राइट लगाएंगे। मगर अगर आपके पास बड़कर नहीं था क्वेश्चन में, बरार पांडे और दे दिया, अमीन दे दिया, फडनवीस दे दिया, पोटेदार, तो बरार पांडे लगा लेना। दोनों का काम एक टाइप था, बट स्पेसिफिकली बड़कर का काम था ये, ठीक है। तो ये आपको एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूं, इसको गलत करके नहीं आना, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट इज आपका पांचवा, अमीन का पोस्ट। अमीन का पोस्ट आज भी आपको सरकारी जल घर में दिख जाएगा, रेवेन्यू आपको दिख जाएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट का। ये पोस्ट 1818 में चालू हुआ, जब कैप्टन एगेन्यू हुआ करते थे, स्टार्टेड बाय कैप्टन एगेन्यू। इसका एग्जाम अभी भी होता है, व्यापम लेती है हर साल। ये भी ओनली परगना में रहते थे, परगना, और उस टाइम इनका काम हुआ करता था रेवेन्यू रिलेटेड डॉक्यूमेंट का करेक्शन करना, करेक्शन, ठीक है, डन बाय अमीन। नेक्स्ट आपका है क्या, पांडे, और ये भी पोस्ट आपका 1818 में ही आया, और इट वाज स्टार्टेड बाय कैप्टन एगेन्यू ओनली। बहुत काम किया इन्होंने, रायपुर बनाया, अमीन का पोस्ट लाया, ये सब। और ये नॉन परमानेंट रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, का काम करते थे, ठीक है। अब ये हो गया आपके आपका क्या क्या काम हो गया, हमारा राज्य का देख लिया हमने, परगना का। अब देखते हैं ऑफिसर्स ऑफ गांव, ऑफिसर्स ऑफ विलेज या गांव। विलेज गांव में कौन कौन थे, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट, 50 बार नाम सुन लिया आज, गौटिया। तो गौटिया कौन से लेवल पे थे, तो ये गांव जो लेवल है आपका उसमें थे। एंड ही वॉज द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू, गांव का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास, और इनको पूरा रिस्पॉन्सिबल रहता था ये कामवेजदार के पास। तो ये हर चीज कामवेजदार के पास जाके डिस्कस करते थे अपने गांव से रिलेटेड। वर्क इनका क्या हुआ करता था, तो इनका वर्क था पैसा कलेक्ट करना, अमाउंट ऑफ लगान का डिसीजन लेना, बढ़कर बढ़कर आते थे ना उनके साथ मिलके। रिकवरी ऑफ लगान फिर करते थे ये, रिकवरी ऑफ लगान इन फिक्स्ड पीरियड, एक एस्टिमेटेड पीरियड में, जो रिकवरी मतलब पैसा कलेक्ट करके आपका कामवेजदार के पास पहुंचाना, ठीक है। सेकंड, पटेल का एक पोस्ट था, और पटेल का पोस्ट वाज एन अननेसेसरी पोस्ट अकॉर्डिंग टू एगेन्यू। एगेन्यू हर बार इसको बोलते थे, इट इज एन अननेसेसरी पोस्ट एज पर एगेन्यू। उनके हिसाब से ये पोस्ट होना ही नहीं चाहिए था, क्यों है नहीं पता। तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया था ये पोस्ट को। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है किसने स्टार्ट किया, तो यहाँ लिखाया हूँ स्टार्टेड बाय एगेन्यू, पांडे में स्टार्टेड बाय एगेन्यू, अमीन में, तो उसको क्वेश्चन में आंसर वही लेना। इसके बाद पटेल को मराठाज ने स्टार्ट किया था, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन
स्टार्टेड पटेल्स पोस्ट, और ये कहाँ था, सिर्फ ओनली ऑन गांव हुआ करता था। और इनका मेन काम था गौटिया को असिस्ट करना, जब वो लगान वगान कलेक्ट करने जाते थे तो मेन वर्क वॉज टू असिस्ट, लिख लो, वर्क टू असिस्ट गौटिया टू कलेक्ट लगान, ठीक। और मेनली ये पोस्ट जो पटेल का है वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हुआ करते, तो ये भी लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, मेनली टू महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, ब्रैकेट में लिखिए रिजर्व फॉर महाराष्ट्रियंस ओनली, और या तो फिर महाराष्ट्रियन ही होते थे, अगर महाराष्ट्रियन ब्राह्मण नहीं है तो महाराष्ट्रियन ही कोई आदमी रहेगा, उसी को ये पोस्ट दिया जाता था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द सोशल कंडीशंस, क्या हुआ करती थी, क्या वर्ना सिस्टम वहां था हमारे टाइम, उस टाइम पे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप लोग, सोशल कंडीशन एट द टाइम ऑफ मराठास, एट टाइम ऑफ मराठा क्या था। देखिए, चार वर्ना तो हमारे हिंदू धर्म में हमेशा से देखे गए हैं हमारे में, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखो वर्ना सिस्टम में पहला देखो ऐसा वर्ना सिस्टम, और इसमें हमने चार वर्ण तो पहले से देख रखे हैं। पहला हो गया ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो होते ही थे। इसके साथ साथ आपका इनके टाइम पे एक पांचवा सिस्टम भी हमको देखने को मिला, उनका नाम था निषाद, और ये फिफ्थ वर्ण थे। तो आपको एक क्वेश्चन में आएगा कि इनके टाइम पे कितने वर्णा सिस्टम थे, तो पांच वर्णा सिस्टम थे, और पांचवे का नाम था निषाद, ये एकदम क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। ये लिख लो, ऐसा सेम ऐसा ही लिखना, तो आपको क्लियर रहेगा। सेकेंड हमको देखना है प्रिवलेंस ऑफ सती क्या था। मैं सब कंक्लूड कर रहा हूँ अब एक एक अलग अलग टॉपिक लिखा के, सो दैट आपको कंफ्यूजन कहीं ना आए। तो सती में हमने देखा था, सती में हमने देखा कि उमाबाई ने पहला एक सती किया कि नहीं किया। उमाबाई कौन थी, बिंबाबाई, बिंबा जी की विडो थी। सेकंड हमने देखा काशबाई ने, और काशबाई परसो जी की वाइफ थी, ठीक है। परसो जी जो मेंटली फिजिकली वीक थे, ठीक है जी, अप्पा राव के टाइम पे जो थे ना, अप्पा राव इनके बाद बनते हैं, और जैनकिन के साथ कॉन्स्पायर करके मारते हैं। रतनपुर में सती चौरा एक बहुत बड़ा जो आनंदीबाई ने बनवाया था, ये हमको दिखता है रिलेटेड टू सती से। और ये एंड कब हो गया, एंडेड इन छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन में क्लियर आएगा। तो आपका रघु जी ने इसको किया, रघु जी 3 ने 1831 में, ठीक है। तो ये ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि 1829 में इंडिया में राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से हुआ, कंफ्यूजन आ जाएगा आपको, इंडिया में 1829 में हुआ तो यहाँ 1831 में हुआ है, ये आप बना लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक अब देखेंगे, वो होगा मेन टैक्स, कौन कौन से मेन टैक्स हुआ करते थे एट द टाइम ऑफ मराठास। ये भी क्वेश्चन पूछता है, एक नाम दे देगा और आप बोल्ड हो जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, इसमें कुछ सोच समझ भी नहीं पाओगे। अब लिख दिया टकोली, क्या है ये, ऐसे पूछ देगा, चार आंसर में दे देगा, क्या बताओगे जब पता ही नहीं होगा तो। टकोली एक्चुअल में ईयरली या एनुअल टैक्स होता था, जो आप लोग इनकम टैक्स को देते हैं ना, वैसे ही उस टाइम पे जमींदार को दिया जाता था। तो लिख लीजिए एनुअल ऑब्लिक ईयरली टैक्स ऑन जमींदार, ठीक। दूसरा एक टैक्स था शायर, मैं शायर वो वाला शायर नहीं है, ये शायर है, और ये शायर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टैक्स को लेते थे परगना में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स था ये, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स ऑन परगना। और ये जो शायर होता था ना, इसमें ब्रैकेट में लिख लो डिफरेंट ऑन डिफरेंट आइटम, जीएसटी टाइप का था ये सब। एक्चुअली जीएसटी एक सिंगल टैक्स होना चाहिए, बट हमारे यहाँ देश में भी तो ऐसे ही है ना, अलग अलग टैक्स है हर चीज में। तो वैसे ही शायर भी था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स था, और हर आइटम पे अलग अलग होता था, डिफरेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स। थर्ड वॉज कलाली, कलाली इज अ टैक्स, एक्साइज टैक्स था अल्कोहल में, दारू जो होती है, शराब जो होती है, उसके ऊपर सेल पे जो टैक्स होता था। आज भी आपको देखने को मिलता है, गवर्नमेंट जो है एक अलग टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, एक्साइज टैक्स अल्कोहल के ऊपर, वैसे ही कलाली उस टाइम पे हुआ था करता था। देन नेक्स्ट वॉज पंडारी, और ये नॉन एग्रीकल्चरल जो जो सेक्टर था उनसे टैक्स रहता था, उसको बोलते थे पंडारी, टैक्स फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर।
ब्रैकेट में लिख लो कारपेंटर, पॉटर्स, बार्बर्स, नाई, इन लोग से पंडारी लिया जाता था। सेवई एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स था और ये था चालान और फाइन्स। आप लोग जब हेलमेट पहन के नहीं जाते हो तो चालान कटता है ना आपका, वैसे ही चालान और फाइन या फिर स्मॉल टैक्स हुआ करते थे, ये टू स्टॉप क्राइम। ठीक है, तो ये आपका उस टाइप के टैक्स थे। ये क्वेश्चन पूछ देता है, सेवई वही पूछ देगा तो आपको खाने वाली सेवई नहीं लगनी चाहिए। आखिरी है जमींदारी टैक्स, एंड इट वाज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड ग्रेन। देख लीजिए इसको, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको स्पेशल नोट करके लिखते जाना, कुछ पॉइंट्स बता देता हूं मैं आप लोग को। देयर वर नो प्रॉपर मंडी सिस्टम इन द टाइम ऑफ मराठास। कोई अलग से मंडी नहीं हुई करती थी बेचने खरीदने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपको पता होना चाहिए रतनपुर में एक बस सिर्फ एक मंडी थी और वो कैटल मार्केट इकलौता रतनपुर में था। रतनपुर वॉज ओनली कैटल मार्केट इन प्रोविंस, पूरे के पूरे आपके छत्तीसगढ़ प्रोविंस में सिर्फ रतनपुर में एक कैटल मार्केट था। ऑल काइंड ऑफ एनिमल वहां सेल हुआ करते थे। पुलिस सिस्टम क्या थी इस टाइम पे, तो पुलिस में कौन से ऑफिसर्स थे वो देखते हैं हम लोग अब। पुलिस में इस टाइम आपको हरकर मिलेंगे, कोतवाल मिलेंगे, आज कोतवाल आज भी बोलते हैं, गौटिया, इन सब लोग पुलिस सिस्टम को लीड करते थे। तो हटकर जो होते थे ये ऑब्टेन करते थे इंफॉर्मेशन, ये आपके सब सूत्र हुआ करते थे। नेक्स्ट वॉज कोतवाल। कोतवाल जो होते थे वो उनका काम था विलेज को सेफ रखना। ही वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल टू गार्ड द विलेज। ठीक है, नेक्स्ट वॉज गौटिया। गौटिया का पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट था, और गौटिया जो थे, गौटिया वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ हिज टेरिटरी। रेस्पॉन्सिबल फॉर मतलब गांव के लिए पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती थी। नेक्स्ट वॉज माल छपरीज एक होते थे, और माल छपरीज का काम था छपरियों को पकड़ना। मतलब माल छपरी का काम था माल छपरी सर्च फॉर कल्प्रिट्स। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो माल छपरीज के बारे में भी। तो यहां हो गया आपका पूरा का पूरा मराठा भी खत्म। नाउ वी आर डन विद द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। मराठास के बारे में सब पढ़ लिया हमने, मराठास भी अब एंड हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशर्स के साथ, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक, जिसमें काफी लंबा टॉपिक होगा वो। तो वो एक टॉपिक आपका रहेगा, काफी सारे नाम, फैक्ट्स, नेम्स, जगह, सब फिर से एनसीएम सब चीजें देखेंगे उसमें हम लोग। तो वो आपका खत्म हो जाएगा, वहां से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनता है, वो टॉपिक अच्छे से आपको नोट बनवाऊंगा मैं। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। ये वाले क्लास को 2 बार देख के, या एक बार देखो, 2 बार रिवाइज करो आज ही के आज। रीजन बिंग कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्माइलिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।